Yes, beta. Any topic which you feel like discussing? बोलो बच्चा. एक मिनट ना. Somebody is telling me about cells. Okay, Divya is telling about cells. Very good. So let us discuss today about the cells in more detail. ठीक है दिव्या? All of you are comfortable with the cells? Shall I start with the cells? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, So miss. give me just 2 minute time. Just 2 minute time. I will share my screen. I will share my screen of cell so that it will be much more uh, easier for me to explain you all. Just a second, na beta. Till then, anybody else, if you want me to discuss any other topics, you can just let me know. चलो, उसके साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहते हैं. Tell me, what do you mean? What are the cytoplasm made up of? किसी को पता है cytoplasm किस चीज से बना होता है? साइटोप्लाज्म लिक्विड फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है कि गैसियस फॉर्म में होता है? विच फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म? यस, टेल मी. आई थिंक सो माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल. Liquid. ओके, यस, लिक्विड फॉर्म. तो क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? माय वॉइस इज नॉट क्लियर और व्हाट? आवाज नहीं आ रही है मेरी ठीक से? हेलो मैडम. यस सर. मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक से? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है. ओके ओके. क्योंकि बच्चे कुछ बोल नहीं रहे इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं आवाज आ रही भी है कि नहीं. ओके, यस. तो साइटोप्लाज्म इज इन द लिक्विड फॉर्म. डू यू नो द साइटोप्लाज्म डज वन टाइप ऑफ अ मूवमेंट, एंड वो मूवमेंट को क्या बोलते हैं? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवमेंट व्हिच द साइटोप्लाज्म डज? एनीबडी नोज दैट मूवमेंट? उसको बोला जाता है साइक्लोसिस मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट. कैसा मूवमेंट करता है? साइक्लोसिस, गोल गोल मूवमेंट करता है. साइटोप्लाज्म के अंदर राउंड मूवमेंट होता है, एंड दैट राउंड मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ साइक्लोसिस और अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट. ठीक है. नाउ ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. Now, as we have discussed yesterday, there are different types of cell organelles. अब आपको cell organelles पढ़ना है, पर cell organelles का you have to learn about the structure कि वो दिखता कैसे है. And next important point is हर एक cell organelle का काम क्या है. जैसे for example, if I introduce the term mitochondria, तो सबसे पहला चीज जो आपके दिमाग में आता है that is it is a powerhouse of the cell. आता है कि नहीं आता है? नाउ पावर हाउस का मतलब क्या है? दिस इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल व्हिच जनरेट्स एटीपी. एटीपी बनाता है, एनर्जी जनरेट करता है. इसका मतलब बाकी के सारे सेल ऑर्गेनेल्स एटीपी नहीं बनाते हैं क्या? वो लोग भी हेल्प करते हैं एटीपी बनाने में. साइटोप्लाज्म भी अपना कंट्रीब्यूशन करता है इन एटीपी जनरेशन, बट द मेन ऑर्गेनेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया. And do you all know that the mitochondria which we all are having, it is contributed by the mother. हम सबके पास जो हम माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मदर के पास से आता है. फादर के पास का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. मदर ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द राइबोसोम. इफ आई टॉक अबाउट राइबोसोम, अगर मैं राइबोसोम बोलूंगी तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके माइंड में आना चाहिए इज दैट इट इज प्रोटीन फैक्ट्रीज. नाउ प्रोटीन फैक्ट्रीज, व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड प्रोटीन, तो लेट मी टेल यू, प्रोटीन आर बीन कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी. ये आप बचपन से पढ़ते आए हो कि प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है. Can anybody tell me कि how protein is a building block? क्यों प्रोटीन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है? Why protein has been given so importance in our body? Can you explain me with any one example?
कोई बता सकता है मुझे? यस, व्हाई प्रोटीन इज बीन गिवन सो इम्पोर्टेंस? क्या इतना इम्पोर्टेंस है प्रोटीन का हमारे बॉडी में? बोलो बोलो बोलो. You should not only listen, you have to contribute your own view also. Okay, somebody is writing in the chat box. Bones are made up of protein. Divya, bones are made up of calciums beta, calcium. ठीक है, बोन्स जो है वो कैल्शियम से बना होता है. ओके, और बताओ प्रोटीन का क्या काम है अपने बॉडी में? क्यों इतना इंपॉर्टेंस है प्रोटीन का? न्यूट्रिशन देता है. Protein is important for growth. Sanskar is telling protein is important for growth. How protein is important for growth? क्यों? मतलब ऐसा वो क्या करता है कि जिससे ग्रोथ होता है? Somebody was telling body repairs a cell and make new ones because of protein. Okay, Gopika is telling that repairment में help करता है. Okay, yes, it is also partly correct. It helps in repairment. Any other point कि what is the importance of protein? Yes, सोचो सोचो जरा. Yes, tell me fast. On back side, I'm opening my PPT also, beta. Just a second, so that it will be done. Okay. So, to make hemoglobin, very good, shabash. Harsh is telling to carry the nutrients. Protein itself is a nutrient. तो वो क्या carry करेगा nutrient को? Protein is itself is a nutrient. There are 3 macronutrients. ये याद रखो. देखो ये basic चीजें आपको पता नहीं होती है बेटा. आप लोग 9th-10th में क्या करते हो? सिर्फ रट्टाफाई करते हो. आपको बेसिक चीजें नहीं पता होती है, बहुत सारी चीजें. तो लेट मी टेल यू, देयर आर 3 macronutrients in our body. What are the 3 macronutrients? Carbohydrates, fats and protein. Carbohydrates gives us energy. प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको अच्छे तरह से दिमाग में फिट कर लो. दैट इज द व्हाट टू से मूल ऑफ योर बायोलॉजी. प्लीज लिख लो, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन. 3 macronutrients. 3 macronutrients. They are carbohydrates, fat and proteins. ओके, अब कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? प्लीज नोट डाउन दैट ऑल्सो. कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो सिंपल फॉर्म में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का बनता है ग्लूकोज. तो आप लिखो कार्बोहाइड्रेट, पुट अ एरो मार्क एंड राइट डाउन ग्लूकोज. और ग्लूकोज के बाजू में लिखो इट इज अ सिंपल फॉर्म. सिंपल फॉर्म. डन दिस मच. प्रोटीन, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या होता है? अमाइनो एसिड. लिखो, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है अमाइनो एसिड. स्पेलिंग आएगा AMINO, अमाइनो एसिड. हाँ, अब आप वहां पे एक ब्रैकेट में एक और चीज लिखो. प्रोटीन्स ये में जो अमाइनो एसिड्स है ना, द अमाइनो एसिड्स आर बीन अटैच्ड बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. प्लीज नोट डाउन. अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. इसीलिए क्योंकि एक प्रोटीन में कभी कभी 3 अमाइनो एसिड भी रह सकते हैं, कभी 5 अमाइनो एसिड भी रह सकते हैं, कभी कभी 10 अमाइनो एसिड भी रह सकते हैं, कभी कभी 20 अमाइनो एसिड भी रह सकते हैं. तो अलग अलग प्रोटीन्स में अलग अलग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड होता है. समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? ठीक है, मैंने क्या बताया? प्रोटीन्स जो है उसका सिंपल फॉर्म इज अमाइनो एसिड. तो ये अमाइनो एसिड का जो चेन है, मतलब ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, दे आर बीन लिंक्ड बाय मींस ऑफ द व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड. तो एक
कोई तो प्रोटीन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन may vary because of the number of amino acid. There can be 4 amino acid, there can be 10 amino acid, there can be 20 amino acid, there can be, मतलब अलग अलग प्रोटीन्स में अलग अलग नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं. इतना क्लियर है? और क्योंकि प्रोटीन में बहुत सारे पेप्टाइड्स बॉन्ड्स होते हैं, अभी एक अमाइनो एसिड के और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड, वैसे ही दूसरे वापस पेप्टाइड बॉन्ड, वैसे ही वापस पेप्टाइड बॉन्ड, इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है. पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है. तो कहीं अगर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड दिया है ना, तो उसका मतलब भी आप समझ जाना कि वो प्रोटीन ही है. ठीक है. अच्छा, अब मैं वापस प्रोटीन के ऊपर ही आती हूँ कि प्रोटीन्स का क्या इतना इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में. तो जस्ट ये एक वर्ड जो है, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी. इट मीन्स अ लॉट. मीन्स क्या? ऑल द एंजाइम्स इन अवर बॉडी आर प्रोटीनेशियस. ठीक है. अभी आप 11th स्टैंडर्ड में बायो में पढ़ोगे कि हमारे बॉडी में डाइजेशन करने के लिए, सिर्फ डाइजेशन करने के लिए कम से कम 20 से 25 30 एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ओनली फॉर डाइजेशन एट वन टाइम. ठीक है. तो ये मैंने एक सिस्टम के बारे में बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर आर 20 to 25 एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन डाइजेशन. अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे ना, तो डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट. कैटलिस्ट पढ़ा है ना बेटा आपने? व्हाट आर कैटलिस्ट? They are speeding up the reaction without itself undergoing the reaction. ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा. बट वैसे ही कुछ एंजाइम्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, उसे हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट. और बायो कैटलिस्ट के कैटेगरी में आता है एंजाइम्स. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक दाल और चावल रख दिया, बाहर रख दिया, तो वो डाइजेस्ट होने को आप सोच सकते हो कि वो अगर उसको ऐसे हमने बाहर रख दिया तो वो खुद डीके होने के लिए उसको कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे. बट वही चीज आप सुबह नाश्ता करते हो, दोपहर तक भूख लग जाती है, फिर खाना खाते हो, फिर रात तक भूख लग जाती है. तो जस्ट इमेजिन करो कि एंजाइम्स कितना फास्ट काम करते हैं कि आपने खाया और 3-4 घंटे के बाद फिर भूख लग गई. So it is all because of this enzymes, and enzymes are proteinaceous in nature. समझ में आया? तो ये enzymes जो होते हैं, they are protein, they are polypeptide bonds, they are made up of polypeptide bonds. तो अगर enzyme ही नहीं है तो digestion नहीं है. मैंने तो सिर्फ एक digestive system बताया, वैसे हमारे respiratory system में भी enzyme की जरूरत होती है, हमारे excretory system में भी enzyme की जरूरत होती है, हमारे nervous system में भी enzyme की जरूरत होती है. अपने बॉडी के हर एक सिस्टम में एंजाइम की जरूरत है. एंड देयर आर n नंबर ऑफ एंजाइम्स वर्किंग इन अवर बॉडी, एंड देयरफॉर प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट द हार्मोन्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द हार्मोन्स. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इफ यू आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, यू इमीडिएटली रिमूव योर हैंड बैक, है ना? अगर किसी ने आपको चिमटी ली तो आप तुरंत हलचल दिखाओगे. तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. पर आपने कभी सोचा है कि ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस होता कैसे है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स. यू विल बी लर्निंग देयर आर एड्रेनालिन हार्मोन. एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन है जो मैसेज यहाँ से वहां पहुंचाता है. जैसे अगर मैंने मेरा अगर राइट हैंड गर्म ऑब्जेक्ट को टच करा, तो क्या मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाऊंगी? क्या मैं परफेक्टली वही पार्ट उठाऊंगी? अगर मेरी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर जला है तो मैं वही हटाऊंगी. आपको समझ में आया? तो इतना स्पेसिफिक कैसे होता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स. एंड मेनी हार्मोन्स आर अगेन प्रोटीनेशियस इन नेचर. कुछ हार्मोन फैटी नेचर के भी होते हैं, मींस फैट से बने होते हैं. कुछ स्टेरॉइड वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो बॉडी बिल्डर वाले लोग यूज करते हैं ना, जो WWF रहते हैं, जो एकदम मसल्स विसल्स बनाते हैं, वो लोग स्टेरॉइड हार्मोन्स लेते हैं. ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा हार्मोन्स लेते हैं.
पर हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है, हमको हमारे बॉडी में भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। अभी देखो बच्चों, अभी हार्मोन्स का बात आया तो लेट मी टेल यू कि अभी ये जो आपका एज चल रहा है, ये एज में बहुत सारे बच्चों को पिंपल्स का प्रॉब्लम आता होगा कि नहीं, है ना? तो ये पिंपल्स का प्रॉब्लम आपने सोचा कभी क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड मोर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड। अभी आप प्यूबर्टी को अटेंड कर लिए हो, यू आर एट द यू आर इन अ एज ऑफ अडोलेसेंस। ये जो आपका एज है ना, इसे हम अडोलेसेंस एज कहते हैं, या फिर प्यूबर्टी कहते हैं, या फिर टीन एज कहते हैं। ये टाइम पे जो बॉय है उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और जो गर्ल है उसके बॉडी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा तैयार होता है। तो ये जो मैंने दो हार्मोन्स बताए ना, टेस्टोस्टेरोन in male and egesterone and progesterone in case of female, ये जो hormones है ना, they are steroid based hormone, fat based hormone, ठीक है? इसके वजह से body में more and more of fat or oil is been generated, and because of that more of oil generation, it comes more on our facial areas. Because of that bacterial infection takes place, और जिसके कारण pimples form होता है। एक बार अभी देखो, व्हाट आई मीन टू से, बचपन में जब आप थे, चाइल्डहुड में ऐसा कोई स्टेरॉइड हार्मोन नहीं था। अब ये एज में हार्मोन्स बनना स्टार्ट हुआ है। अभी आपके मम्मी पापा से आपने सुना होगा कि आपका एक एज होने के बाद ये पिंपल्स अपने आप चले जाते हैं। आपने सुना होगा ना अपने पेरेंट्स से कि थोड़े दिन तक पिंपल्स आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो चले किधर जाते हैं? अपना बॉडी यूज टू हो जाता है ये हार्मोन्स के लिए। समझ में आ गया? अभी नया नया हार्मोन फॉर्म हो रहा है ना, तो बॉडी इज नॉट एडजस्टेड टू दैट, टू मच मोर ऑफ ऑयल। तो when the body is getting acclimatized or adjusted, naturally the pimple formation gets reduced. समझ में आया मेरी बात? So see, whatever you feel in your day to day life is all because of biology. ठीक है? तो let us come back to the protein part once again. So protein, मैंने बताया enzymes है protein. Proteins are in the form of hormones. ठीक है? तो therefore they are been called as the building blocks of our body. अब हम बात करते हैं फैट की, कि फैट भी जरूरत है क्या? यस, फैट भी उतना ही जरूरत है, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम करता है, रिजर्व फूड का काम करता है। रिजर्व फूड मतलब अगर आप बहुत दिन तक उपवास करोगे ना, स्टारवेशन करोगे ना, तो आपके बॉडी का जो फैट है दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये तीनों जो है, दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म इज ग्लूकोज, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म मैंने अमाइनो एसिड बताया, फैट का लिखो, फैट को लिपिड भी कहा जाता है, लिपिड, LIPID, लिपिड। फैट या लिपिड का सिंपल फॉर्म इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है? Okay, so let us come back to the topic once again. Just a second beta, let me see once again मेरा PPT on होता है क्या? So these are the three macro molecules or macronutrients which are very important for our life. Okay, now can anybody tell me about metabolism? What is metabolism? सी ये सारे टर्म्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? यस, एनीवन टेल मी? यस, हर्ष टेल मी? Harsh, only Harsh has on the video. What about other children on your video? Fast, fast. Yes, बोलो बेटा।
Yes, on your video, all of you. हाँ, बताओ मुझे बेटा, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सुना है ये वर्ड हाँ कभी? miss. हाँ miss. Have you heard this word? Yes ma'am. अच्छा, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चा? जो भी आपको समझता है वो बोलो. That converts food into energy. अच्छा, समृद्धि is telling me कि a process where body converts whatever we eat or drink into energy. Okay, yes, it is very right beta. Conversion, ठीक है, complex food into simple form. The conversion of complex into simple form is called as the metabolism. Now in metabolism there are two types, catabolism and anabolism. Have you heard about these two words also? Catabolism and anabolism. Yes, catabolism का मतलब क्या होता है बेटा? Catabolism का मतलब है breakdown of complex into simple. Write down. Breakdown of complex into simple. लिखा? जैसे कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन इनटू ग्लूकोज is catabolism. लिखा? Okay, next is anabolism. Anabolism. Anabolism का मतलब लिखो, conversion of simple into complex. Conversion of simple into complex. अभी आप मुझे पूछोगे कि मैम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल तो समझ में आ रहा है, पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी होता है क्या? यस, टेल मी, होता है क्या? होता है, हाँ या नहीं? बताओ बताओ बताओ, कोई तो भी बोलो हाँ या नहीं प्लीज. आई डोंट वांट अ इनर्ट क्लास. अभी कल कितने अच्छे बच्चे सब लोग बोल रहे थे, आज सबको क्या हो गया है? यस, टेल मी, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बनता है क्या? सॉरी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनता है क्या वापस, और कहां पर बनता है? इफ यस देन कहां पर? डू यू नो? यस और नो, पता है या नहीं पता है? नहीं पता. नहीं पता है. ओके, चल. हाँ, anybody is telling something? Okay, I will tell you then. See, हमारा जो बॉडी है रिजर्व फूड रखता है. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रिजर्व फूड रखता है, क्योंकि हमारे बॉडी को आदत है कि कोई भी कंडीशन में इट विल मेक अस सर्वाइव. ठीक है, तो जो भी हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम हमारे कैलोरीज से ज्यादा जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स है, दे आर बीन स्टोर्ड इन द लिवर in the form of glycogen. Note down. ठीक है, excess of carbohydrate is stored in the liver in the form of glycogen. Yes, excess of carbohydrate is stored in the liver in the form of glycogen. And this glycogen, तो ये क्या हो गया? सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन गया. सिंपल क्या था? ग्लूकोज. ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लाइकोजन बन गया. तो इसे क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म क्यों किया जा रहा है? रिजर्व फूड मटेरियल रखने के लिए, ताकि अगर हमें 10 दिन खाना खाने को नहीं मिले तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं. बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकते, बिना खाना खाए हम 10 क्या एक महीना सरवाइव कर सकते हैं. समझ में आया? तो जब हम बिना खाना खाए सरवाइव कर सकते हैं, इसका मतलब हमारे लिवर में इतना ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, रिजर्व्ड होता है. एंड ये जो रिजर्व फूड है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एनाबॉलिज्म प्रोसेस. ठीक है, सो अ फैंटास्टिक सिस्टम वर्क्स इन अवर बॉडी. ठीक है, इन विच कैटाबॉलिज्म तो इंपॉर्टेंट है ही, टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, सो दैट ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी, और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में
कन्वर्ट करके रख दिया जाता है लिवर में, सो दैट व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड इट कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, नाउ आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। सबको स्क्रीन नजर आ रहा है? ओके, सो यू कैन सी द सेल। एक आप सेल से देख सकते हो, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो आपको लंबा नजर आ रहा है, और जो सर्कुलर नजर आ रहा है दैट इज द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, so prokaryotic and a eukaryotic cell. I will just go in short over here. So here you can see eukaryotic cells में you can see a plant cell cell and नहीं an दिख रहा। animal cell. हाँ, सेल I दिख नहीं रहा can't है। see. you can't see the I can't PPT. see. चलो No, वो मिस no miss. Okay, just a second. That is what I asked you, na beta? Just a second. Now, yes ma'am yes miss Yes, Yes, ma'am. ma'am. okay, now you can see there are two types of cells which you can see on the screen. That is a plant cell and the animal cell. Now, what is the difference between the two? You can see, as you have told me yesterday, there is a presence of a cell wall. Okay, you can see this part. Wait, I will see my annotation is on or what? No. Okay, so you can see over here that ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आजू बाजू में आपको कौन नजर आ रहा है? न्यूक्लियस के आजू बाजू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SER एंड RER। दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू ही हमेशा रहते हैं, न्यूक्लियस के ही आजू बाजू यू कैन सी दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस शेप आर द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, दे आर द क्लोरोप्लास्ट। अगेन नोट डाउन, chloroplasts are present only and only in the plant cell, never ever in the animal cell. ठीक है, पर chloroplasts are present inside the plastid, ये भी आप बाद में पढ़ोगे। Again you can see a common structure which is the Golgi bodies. You can see the ribosomes, you can see the cell membrane. ठीक है, similarly the same structure you can see over here in the animal cell also. Sorry, here you can see in the animal cells you can see many mitochondria. ठीक है, you can see vacuoles. Yes, now vacuoles का difference आपको देख सकते हो। अब आप प्लांट में देख सकते हो कि बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स है, जबकि एनिमल में देखोगे कि छोटे छोटे वैक्यूल्स है। ऐसा क्यों? Why? Tell me why. एनिमल्स वेस्ट एक्सक्रीट कर सकते हैं, प्लांट्स उतना नहीं कर सकते। शाबाश, वेरी गुड बेटा। द करेक्ट आंसर इज कि प्लांट्स के अंदर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, दे डोंट हैव एनी एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके लिए द वेस्ट आर बीन स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। इसीलिए प्लांट में बिग वैक्यूल्स आर देयर एंड परमानेंट वैक्यूल्स आर देयर, जबकि एनिमल में एक्सक्रीटरी सिस्टम होने की वजह से स्मॉल वैक्यूल्स आर देयर एंड टेम्पररी वैक्यूल्स आर देयर, टेम्पररी। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स तो यू विल बी लर्निंग आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, सो आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑल दिस थिंग्स नाउ। Okay, I just wanted to talk about this nucleus now. Now nucleus की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर, हाँ, जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। These thread-like structures are called as chromatin network. क्या कहते हैं इसे? Chromatin network. ठीक है, now chromatin network का importance क्या है? Chromatin network at the time of cell division condense होते हैं। condense का मतलब क्या होता है बेटा? मोटे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने एडवर्टाइज में देखा होगा कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क का एडवर्टाइज देखा है बेटा? गाढ़ा मिल्क, आपने मम्मी को पूछो किचन में तो पता चलेगा। तो जब भी माइटोसिस होता है या जब मियोसिस होता है तो ये जो आपका
आपको थ्रेड स्ट्रक्चर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है, ये थ्रेड वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं, और तब हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमैटिन नेटवर्क व्हेन कंडेंस्ड आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स। समझ में आया? ठीक है। और जीन्स के ऊपर एक स्पेसिफिक कोड होता है। आप डू यू नो अबाउट द प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स? एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सारे टर्म सुने हैं आपने? हैव यू हर्ड अबाउट ऑल दिस टर्म्स? Yes. ओके, सो हर किसी के अंदर, हम सबके अंदर 99% जीन सेम होता है, ठीक है। और इसीलिए जो मेरे बॉडी में एंजाइम बन रहा है वही आपके बॉडी में भी एंजाइम बन रहा है, बिकॉज दैट कोड्स आर ऑल सेम। देखो प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन जो हमारे डीएनए पे जो कोड्स होता है ना, उससे प्रोटीन तैयार होता है, ठीक है। तो मेरे बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है, जैसे लेट अस टेक वन एग्जांपल की पेप्सिन प्रोटीन, जैसे मेरे बॉडी में जो पेप्सिन प्रोटीन बन रहा है वही आप सबकी भी बॉडी में बन रहा है, ठीक है। कोई और प्रोटीन का नाम ले लो, लैक्टेज, सेम आपके भी बॉडी में बन रहा है। इसका मतलब क्या है, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर 99% जीन सेम होता है। वी ऑल वेरी बाय दिस 1 और 1.5 जीन, मतलब थोड़ा सा कम अलग होता है, और ये अलग के वजह से ही हम सब अलग अलग दिखते हैं। समझ में आया? ठीक है। सो दैट ऑल्सो यू आर गोइंग टू लर्न इन योर 11th स्टैंडर्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो न्यूक्लियस का काम क्या क्या होता है? इट इज स्टोरिंग द एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एंड दैट इज बीन हेरिडेटरी। मींस हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और जिसकी वजह से वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है। यू हैव सीन दैट, अगर समझो मम्मी पापा हैं, पर मम्मी पापा के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे सेम नहीं दिखेंगे, चारों अलग अलग दिखते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल दे आर ट्विंस। अभी ट्विंस में भी 2 टाइप्स होते हैं, लेट अस नॉट गो इन दैट। देयर आर फैटर्नल ट्विंस एंड मैटरनल ट्विंस। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस है, अगर उनकी बात मैं छोड़ दूंगी, तो अगर वन पेरेंट है, वन पेरेंट के पास अगर 5 या 10 बच्चे भी हैं तो भी वो एक जैसे नहीं दिखते, जबकि है तो पेरेंट सेम ना। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। यू विल बी लर्निंग दैट इन मियोसिस। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से क्या होता है, देयर इज अ वेरिएशंस फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और अ की फैक्टर फॉर द evolution. Next, it helps in the synthesis of DNA, RNA and the ribosomes. These are the protein factories. ठीक है। So protein synthesis में मदद करता है, and they are the master organelle. Yes, इसको master organelle क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के अंदर तो DNA है, और DNA ही सारे चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। Is that very clear to all of you? सबको इतना समझ में आ गया है? किसी को कुछ डाउट है? So what are the topics we have discussed today? I have told you about the 3 macromolecules. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने उसके सिंपल फॉर्म्स के बारे में बताया। आई हैव एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी, ठीक है। देन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द मेटाबॉलिज्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, है ना। Then I have explained you in short about the difference between the plant and the animal cell, and then we have discussed again in short about the nucleus, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस होगा तब बनेगा क्रोमोसोम, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी प्लीज। एनीबॉडी इज किसी को कुछ पूछना है? सी बेटा, we have you all know that कि we have not started with some, कोई टॉपिक पे स्टार्ट नहीं किया, बट वी आर टॉकिंग जनरल अबाउट whatever is important for you all, ठीक है, जो बायो के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अभी मेटाबॉलिज्म तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी इसी के साथ में एक और टर्म आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, मेटामॉर्फोसिस।
मेटामॉर्फोसिस, ये वर्ड सुना है आपने, मेटामॉर्फोसिस? आपने किंगडम एनिमेलिया 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना? यू आर हैविंग किंगडम एनिमेलिया, उसके अंदर आपने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पढ़ा होगा ये वर्ड। यू हैव heard about the indirect development, yes or no? indirect development सुना है या नहीं वर्ड? yes बच्चा लोग, टेल मी yes or no, कुछ तो बोलो। से yes, गायत्री, दिव्या, हर्ष, यस मिस। संस्कार, बताओ। आपने किंगडम एनिमेलिया लेसन को ऑप्शन में तो नहीं रखा था बोर्ड एग्जाम में? मतलब स्टार्टिंग में तो पढ़ा ही होगा, बाद में आपको पता चला होगा कि कैंसिल हुआ है ना? तो ऑप्शन में रखा था क्या किंगडम एनिमेलिया लेसन? क्योंकि बहुत बोरिंग सा था क्या? पर बोरिंग था, फिर से 11th में पढ़ना पड़ेगा। किसने किसने ऑप्शन में रखा था किंगडम एनिमेलिया? मैंने रखा था। ओ, सब लोग एकदम ट्रूथफुली बता रहे, वेरी गुड। बट गुड, आप अपने मन से बता रहे हो कि मैंने रखा था। क्यों क्यों अच्छा नहीं लगता लेसन? क्योंकि हमारे साइंस 2 में ईवीएस भी एक ऑप्शन था जो 50-50 था, और वो लेसन थोड़ा ज्यादा ही मींस कंफ्यूजिंग लगा, तो उसको बाजू में रखा था, और ईवीएस और थोड़े बायो के अलग लेसन्स पे फोकस किया था। अच्छा, सबको ये सबका यही है कि सबका यही रीजन है? ऑल ऑफ यू आर हैविंग द सेम रीजन, इसके लिए किंगडम एनिमेलिया को ऑप्शन में रखा था? समझने को थोड़ा मुश्किल था। समझने को मुश्किल था, ओके। बोर्ड को पता था कि आप है ना 10th में नहीं पढ़ने वाले, इसलिए 11th में वापस उसको और ज्यादा डिटेल फॉर्म में करके भेजा है। तो अभी कैसे बचोगे? और 11th में तो छोड़ भी नहीं सकते, उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है लेसन, बहुत ही सिंपल सा लेसन। ओके, जिसने जिसने पढ़ा था, चलो अभी जिसने नहीं पढ़ा था उन्होंने तो पहले ही हाथ ऊपर कर लिए। जिसने जिसने पढ़ा था, थोड़ा बहुत भी पढ़ा था, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को ही, एक मिनट, somebody is writing, just a second, वो किस, it is a type of development an animal born is different form from the world. Very good Nandini, yes, Nandini has given a very right answer, what I was expecting, correct. So दोस्त, जिसको नहीं समझ में आया ये सुन लो ये बात, क्योंकि ये सारे टर्म्स है ना बार बार आएंगे ही आपको बायो में, तो इसीलिए जो कॉमन टर्म्स है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो पहला है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है when the larval condition looks different from the adult one, that is called as the indirect development or metamorphosis. Example, caterpillar and butterfly. पर बटरफ्लाई देखो उड़ भी सकता है। बटरफ्लाई का बच्चा कैटरपिलर है ना, है कि नहीं? ऑल ऑफ यू समझ में आया? तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर मेटामॉर्फोसिस। एक और एग्जांपल बताऊंगी मैं, टैडपोल एंड द फ्रॉग। फ्रॉग का जो बच्चा है ना, टैडपोल, वो फिश के जैसा दिखता है और पानी में रहता है, फिश के जैसा ही दिखता है पूरा। जबकि जो अडल्ट फॉर्म है वो एम्फीबियन है, वो लैंड एंड वाटर दोनों पे रह सकता है, दोनों एकदम। तो ऐसी कंडीशन जब लार्वा एकदम अलग दिखता है अडल्ट फॉर्म्स, उनका हैबिटेट भी अलग अलग होता है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, या फिर उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहा जाता है। क्लियर हो गया सबको ये बात? ठीक है, अब इसके साथ साथ ही मैं एक और चीज आपको बताऊंगी, पार्थेनोजेनेसिस।
लिख लो पार्थेनोजेनेसिस, PARTHENO जेनेसिस, फिर GENESIS, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अभी तक आपने हमेशा सुना है कि जाइगोट को बनने के लिए मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होगा तब जाकर क्या बनता है? जाइगोट बनता है ना? पर पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बिना जाइगोट फॉर्मेशन के ही अगर यंग वन बनता है, बिना जाइगोट फॉर्मेशन के ही अगर यंग वन बनता है तो उसे हम कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल इज हनी बी का ड्रोन बी। हनी बी के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, क्वीन बी, वर्कर बी एंड ड्रोन बी। ड्रोन इज अ मेल बी, ड्रोन इज अ मेल बी, ठीक है। तो ये जो जिसको क्वीन फर्टिलाइज करती है, मतलब जो क्वीन जो एग ले करती है, उसको जो भी ड्रोन फर्टिलाइज करता है उससे जो यंग वन बनते हैं वो वर्कर्स बनते हैं, वो फीमेल बनते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो क्वीन का काम क्या होता है, हनी बी में क्वीन का काम क्या होता है? सिर्फ अंडे देना, अंडे देना, अंडे देना। ड्रोन क्या है? मेल भी है। तो मेल जिस एग को फर्टिलाइज करेगा उससे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा ना। तो इस जाइगोट से जितने लोग बनेंगे वो सब फीमेल्स बनेंगे, सब वर्कर भी बनेंगे। फिर ड्रोन कैसे बनता है? तो जो एग को ड्रोन फर्टिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे अंडे देती है ना क्वीन, तो जो एग को ये ड्रोन फर्टिलाइज नहीं कर पाता है उसमें से भी हनी बी आते हैं और वो हनी बी कहलाते हैं मेल बी या फिर ड्रोन बी। तो ऐसा डेवलपमेंट को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। बिना जाइगोट के भी जब यंग वन फॉर्म होता है उसे हम कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। तो हमेशा याद रखो बच्चों की पार्थेनोजेनेसिस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। क्यों हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा? क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है। जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉइड हो जाएगा ना, क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड गिव्स डिप्लॉइड। अब क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ एग से ही फॉर्म हुआ है, उसमें है, इसीलिए वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। समझ में आया? ओनली हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है। तो मैंने आपको 2 टर्म्स और इंपॉर्टेंट बताया, दैट इज मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया, मैंने आपको पार्थेनोजेनेसिस बताया। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस ये जो प्रोसेस है अगर एनिमल में है तो पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। यही सेम चीज अगर प्लांट में होगा तो उसे हम कहेंगे पार्थेनोकार्पी। कार्पी, पार्थेनोकार्पी से हम सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं, क्योंकि अगर जाइगोट बनेगा तो सीड बनेगा, बीज बनेगा। तो बिना बीज वाला अगर हमें फ्रूट बनाना है तो वो हम पार्थेनोकार्पी से बना सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो पार्थेनोकार्पी से हम सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं। तो पार्थेनोकार्पी वर्ड इज यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड पार्थेनोजेनेसिस वर्ड इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। ठीक है। अच्छा, अब साथ में एक और टर्म आपको बताना चाहूंगी, दैट इज मोल्टिंग। एक और मोल्टिंग, MOULTING, मोल्टिंग। मोल्टिंग को एक्डाइसिस भी कहा जाता है। लिख लो ECDY, ECDYSIS, एक्डाइसिस, ECDYSIS। अब ये जो भी टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, ये सब 11th-12th में आने ही वाले हैं, ऐसा कुछ अलग सा नहीं मैं बता रही हूँ, बिकॉज ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर बार बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मैं सारे टर्म्स आपको बता कर दे रही हूँ। तो मोल्टिंग या फिर एक्डाइसिस का मतलब क्या होता है?
तो मोल्टिंग एक्डेसिस का मतलब होता है शेडिंग ऑफ मतलब रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन, रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का स्केलेटन, एक्सो मतलब क्या होता है बेटा, बाहर। एक्सोस्केलेटन मींस बाहर का स्केलेटन को रिमूव करना। क्यों रिमूव करना? टू ग्रो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू ग्रो। एग्जाम्पल, कॉकरोच ही लेती हूं मैं, चलो एग्जाम्पल। आपने कभी व्हाइट कलर का कॉकरोच देखा है? हैव यू एवर सीन अ व्हाइट कलर का कॉकरोच? कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा है? नोबडी? आजकल लोग No, miss. देखा है, ओके, कोई तो है जिसने देखा है, वेरी गुड। तो देखो, व्हाइट कलर का कॉकरोच कब दिखेगा? जब कॉकरोच अपना बाहर का स्केलेटन निकालेगा। जब वो ब्राउनिश कलर का दिखता है ना, रेडिश ब्राउनिश कलर का दिखता है ना कॉकरोच, तो जब उसको बढ़ना होता है ना बेटा, उसको जो बड़ा होना होता है, उसको साइज में बड़ा होना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो 2 mm का है, उसको 3 mm का होना है, तो वो क्या करेगा, अपना एक्सोस्केलेटन को निकाल देगा। और जब वो अपना बाहर का रेडिश ब्राउन कलर का एक्सोस्केलेटन निकालेगा ना, तो पूरा व्हाइट दिखता है, एकदम व्हाइट व्हाइट। और फिर एयर के कांटेक्ट में आने के बाद धीरे धीरे उसका कलर रेडिश ब्राउन वापस हो जाता है। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच द एनिमल ग्रोज। वो हमारा अपना एक्सोस्केलेटन निकालता है जिससे कि वो बढ़ सके, उसकी लंबाई बढ़ सके। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और एम वाला वर्ड मैं आपको बताऊंगी, दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। लिख लिया बेटा मेटामेरिज्म वर्ड? ओके, चलो मेटामेरिज्म का मतलब समझाती हूँ। सबने अर्थवर्म तो देखा ही होगा। अर्थवर्म को अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अर्थवर्म के ऊपर ऐसे गोल 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 रिंग्स होते हैं, उसके पूरे बॉडी पे गोल 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 रिंग्स होते हैं। ठीक है। तो अगर आप अर्थवर्म को कट करोगे ना, अभी तो ऑब्वियसली आप कर नहीं सकते, ठीक है, पर जब हम प्रैक्टिकल के लिए अर्थवर्म को कट करके ऐसे ओपन करेंगे ना, तो जो बाहर का रिंग है वही रिंग हमें अंदर भी नजर आता है। बाहर का जो रिंग है, जब मैंने बॉडी को ओपन किया, अभी मेरा अर्थवर्म है, मैंने ओपन किया, तो जो बाहर का रिंग दिख रहा था वही अंदर भी रिंग्स 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 होते हैं। जब हम बॉडी को ओपन करेंगे ना अर्थवर्म के, तो अंदर भी रिंग 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 मतलब पूरा बॉडी में ऐसा गोल 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 दिखता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस को कहा जाता है मेटामेरिज्म। जब बाहर का रिंग कोइंसाइड विद द अंदर का रिंग ऑफ द बॉडी is called as metamerism. When outer ring of the body coincides with the internal ring of body, it is called as metamerism. Example you can say about earthworm. समझ में आ गया बेटा? Is that very clear to all of you? Yes, ma'am. ठीक है। तो see, today we have seen many of the terms. ठीक है, that will be very much useful for you all for your 11th as well your 12th standard. ठीक है, बट ये सारे टर्म्स को मैंने स्पेसिफिक इसलिए किया क्योंकि ये सारे टर्म्स बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं और उनके दिमाग से निकल जाता है, बिकॉज नाउ इट्स योर फर्स्ट लेक्चर, यूर इन मतलब एकदम इसमें हो, इसके वजह से अभी आपको ये सारे टर्म्स ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। नाउ एनीबडी एल्स इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू कैन जस्ट आस्क मी। किसी को कुछ डाउट है? आज जो भी हमने डिस्कस किया इसमें अगर आपको कुछ डाउट है, कोई पार्ट नहीं समझा है, तो यू कैन जस्ट आस्क। एनीवन?